आप सभी लोगों को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग फिर थोड़ा विलंब से हैं और एक वीडियो फिर से हम आपको दे रहे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में जो चर्चा कर रहे थे वो मुग़ल वंश पे कर रहे थे। जो आउटलाइंस हैं वो अभी वही हैं, आपको दिख रही होंगी बोर्ड पर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बाबर पढ़ा था। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, मुग़ल साम्राज्य स्थापित हो गया भारत में। फिर हुमायूं बीमार पड़ा। ऐसा माना जाता है कि बाबर ने हुमायूं की बीमारी के बदले ऐसा प्रार्थना की ईश्वर से, अल्लाह से, कि वो बीमार हो जाए लेकिन हुमायूं को ठीक कर दे। और ऐसी ही बचपन में स्टोरी पढ़ी होंगी आपने भी, कभी ऐसा हुआ जो भी, ये तो एकदम से विश्वास नहीं किया जा सकता इन चीज़ों का। लेकिन फिर अंततः बाबर बीमार पड़ा, बाबर समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में उसको ले जाकर के काबुल में दफनाया गया। हुमायूं बाबर का पुत्र था। बाबर के 4 पुत्र थे। हुमायूं एक पुत्र था और गुलरुख बेगम इसकी एक पत्नी थी। उनका कामरान और अस्करी उनसे 2 पुत्र थे और दिलदार बेगम से हिंदाल था। यानी हुमायूं 4 भाई था। इसी बीच क्या किया, एक मेहंदी हसन या मेहंदी ख्वाजा को लोगों ने बैठा दिया, तो हुमायूं ने उसको पराजित किया गद्दी पर से और हुमायूं फिर से सत्ता में बैठा। लेकिन उसने एक गलती की, ये था कि हुमायूं से कहा गया कि आप अपना साम्राज्य खुद मजबूत कीजिए। इसने क्या किया, अपने भाइयों में साम्राज्य बांटने का प्रयास किया। इसने सोचा 4 भाई हैं तो 4 भाइयों को बराबर मिलना चाहिए। और साम्राज्य ऐसे नहीं चलते कि आप बांट करके हिस्से बांट दें और चलता रहे वो। इन्होंने अस्करी को संभल में, कामरान को काबुल और कंधार में और हिंदाल को मेवात की जागीरें सौंपी। यद्यपि हिंदाल और अस्करी हमेशा हुमायूं के पक्ष में रहे। हिंदाल कहीं पर इनके तरफ से युद्ध करते हुए मारा गया और कामरान इनका विरोध करता रहा, जो काबुल में था। इसकी मां का नाम था। हुमायूं का समय जो भारत में है वो 1530 में बैठता है अकबर बाबर के मरने के बाद, और 1556 तक रहता है। और 1540 में ये शेरशाह सूरी, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये इसको हरा देता है। तो 1540 में इसको शेरशाह सूरी भगाता है और 1553 तक इसका निर्वासित जीवन है, यानी भारत से बाहर जीवन है। बाहर उसी समय वो हिंदाल के गुरु से शादी, उनके गुरु की लड़की से शादी करता है, हमीदा बानो बेगम से, और उनसे अकबर का जन्म होता है। ये सब बातें उसके निर्वासित जीवन की हैं। हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी के विषय में अभी पढ़ेंगे। हुमायूं के विषय में कुछ बातें आपको जाननी चाहिए जो परीक्षा प्रयोगी हैं, जो परीक्षा में आपके लिए पूछी जा सकती हैं। हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो उसने देखा अफगान बंगाल में अपना सर उठा रहे थे। गुजरात में बहादुर शाह एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा था, तो उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित करने के लिए बढ़ा गुजरात की तरफ। इसी बीच उसने देखा कि अफगानों ने भी मजबूती से सर उठाना शुरू कर दिया है। तो क्या किया उसने, पहले अफगानों से युद्ध करने की सोची और उसने पूरब की तरफ बढ़ा। अफगान का मतलब इसमें बंगाल में, जौनपुर में अफगान सक्रिय थे, तो दिल्ली से पूरब की तरफ बढ़ा। वो पूरब की तरफ बढ़ा। दोहरिया का युद्ध है। दोहरिया के युद्ध में अफगानों को, एक था महमूद लोदी, अफगान नेता था जो इस समय, उसकी तरफ से शेरशाह जो बाद में सम्राट बनेगा, सुल्तान शेरशाह भी लड़ रहा था। दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी की तरफ से शेरशाह सूरी का एक लड़का भी था। फिर इसने दोहरिया के युद्ध में अफगानों को पराजित किया, आगे बढ़ा, चुनार का घेरा डाल दिया। चुनार का एक किला था बहुत मजबूत, चुनार का घेरा डाल दिया। चुनार का घेरा डाले रखा 1532 में, और चुनार के घेरे को डाले रखा, चुनार को पराजित किया। और अंततः समय तो काफ़ी इसका वहाँ बर्बाद हुआ, लौट कर दिल्ली आ गया। लेकिन फिलहाल अफगानों को ये पराजित कराया। इसके बदले दोहरिया के युद्ध में ही इसी समय शेर खां का एक लड़का था, कुतुब खां। कुतुब खां, शेर खां ने उसको अपनी छोड़ने के एवज में कि चलो कुतुब खां आपकी सेवा में रहेगा, और कुतुब खां इसकी सेवा में आ गया। दीन पनाह किले का इसने यहाँ दिल्ली आकर के निर्माण करवाया। पूछा जाए दीन पनाह किला किसने बनवाया, तो हुमायूं ने बनवाया था। फिर अब इस तरफ बढ़ता है गुजरात की तरफ। इस समय बहादुर शाह क्या था, कई स्टेट जीत चुका था। बहादुर शाह ने एक तो मालवा जीता था। मालवा के बाद मेवाड़ पर इसका आक्रमण हुआ था। रायसीन का किला बीच में जीत चुका था। जब मेवाड़ पे आक्रमण होता है तो वहाँ की रानी थी, उस समय शासन कर रहा था विक्रमाजीत करके, और उसकी शासिका जो रानी थी उनका नाम था रानी कर्णावती। इसी समय रानी कर्णावती ने राखी भेजी थी हुमायूं को। संभवतः ऐसा माना जाता है कि अगर बहादुर शाह से आप इसकी रक्षा कर लें, कि यानी कि भाई बनाया था उसको, हुमायूं को रानी कर्णावती ने राखी भेजी। लेकिन फिलहाल हुमायूं पहुँच नहीं पाया तब तक उसने, बहादुर शाह ने मालवा को जीत लिया था। बाद में बहादुर शाह को हुमायूं ने पराजित किया। वो भागकर मांडू भाग गया। बाद में हालांकि कुछ दिन के लिए वो फिर से गुजरात जीत लेता है। उसी बहादुर शाह को पराजित करके वो फिर दिल्ली लौट आया।
लौट करके जब दिल्ली आया तो उसके भाइयों में संघर्ष चल रहा था, यानी अपना समय कहाँ इसका नष्ट हो रहा था, अपने भाइयों से संघर्ष में नष्ट हो रहा था, आपस में विवाद था। कामरान काबुल कंधार को लेकर के वो कोशिश कर रहा था कि दिल्ली भी उसके हाथ में आ जाए। इसी बीच शेर शाह जो था वो अपनी ताकत मजबूत कर रहा था पूरब में। उसने एक सूरजगढ़ का युद्ध लड़ा। सूरजगढ़ के युद्ध के बाद, सूरजगढ़ का युद्ध उसने जीता। उसके बाद उसने शेर खां ने 1537 में एक बार आक्रमण करने के लिए हुमायूं वहाँ जाता है, फिर से अफगान यानी बंगाल की तरफ जाता है और बंगाल में 1537 में जीतता है। और जो गौड़ था, बंगाल की राजधानी थी, उसका नाम क्या रखता है, जन्नताबाद। गौड़ का नाम क्या रखा, जन्नताबाद, ये हुमायूं ने रखा और वापस लौटता है जीत करके। तो एक चौसा का युद्ध बहुत फेमस हुआ, ये आपको याद रखना पड़ेगा किसके बीच हुआ, ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा का मैदान जो है वो गंगा और कर्मनाशा नदियों के बीच में है। इन दोनों नदियों में भारी बाढ़ आती है बारिश के समय, और ये इस समय ऐसा समय था जब बाढ़ आई हुई थी और शेर खां लोदी इंतजार कर रहा था। जो हुमायूं का खेमा था वो थोड़ा नीचे में था और शेर शाह सूरी का जो खेमा था वो तो आक्रमण की तलाश में था, उसीलिए उसको लोमड़ी कहा जाता है। शेर शाह लोमड़ी की तरह चालाक था और शेर शाह शेर की तरह बहादुर था। ये शेर शाह के लिए एक वाक्य है। तो वो लोमड़ी की तरह जो चालाक था उसने इंतजार किया और जैसे ही देखा कि बाढ़ आ गई है उसने इन पर आक्रमण कर दिया। एकदम मुगल शिविर नष्ट हो गए, मुगल जान बचाकर भागे, हुमायूं भी जान बचाकर भागा। उस समय कोई भी व्यक्ति हुमायूं के साथ नहीं था। एक निजाम नामक भिस्ती ने इसको गंगा नदी पार कराई और इसकी रक्षा की। यही कारण है, बाद में एक दिन बताते हैं हुमायूं ने चमड़े का एक सिक्का भी चलाया निजाम नामक भिस्ती के उसमें याद में, कि निजाम नामक भिस्ती ने चूँकि इसकी जान बचाई थी। ये लौट कर दिल्ली पहुँचा, आगरा पहुँचा। वहाँ पर फिर इसने अपने भाइयों से मशविरा किया, लेकिन मशविरा करते करते संघर्ष में कोई हल नहीं निकला, यानी संघर्ष जारी रहा भाइयों से। ये यूनाइट नहीं हो पाए, ये सब एक नहीं हो पाए हुमायूं के भाई। और अंततः उसी बीच शेर शाह और आगे बढ़ा और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया 1540 में। ये एक भयंकर युद्ध था जो जल और थल दोनों जगह लड़ा गया माना जाता है। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पुनः शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया और यही चौसा का युद्ध ऐसा था कि हुमायूं भागने पर विवश हो गया और भारत से भागा तो मध्य एशिया की तरफ फिर वो भाग गया। फिर भारत में नहीं रह पाया 1540 के बाद, और 1540 में हुमायूं भाग गया। इसके बाद शेर शाह सूरी 1540 से 45 के बीच में अपना राज्य करेगा। 45 के बाद इसका लड़का आएगा। अब शेर शाह के विषय में पढ़ेंगे, उससे पहले हुमायूं के विषय में 2-3 बातें आपको और जाननी चाहिए। सबसे पहले तो जब लौटेगा ये तो मच्छीवाड़ा या सरहिंद का युद्ध होगा और पुनः सत्ता स्थापित करेगा अपनी। ये हेमू और ये कई लोग हैं उस समय जो दिल्ली में लोधी वंश का शासन था, इन लोगों को पराजित करके पुनः बैरम खां इसका एक महत्वपूर्ण सेनानायक था। अकबर भी उस समय हो चुका होता था 13-14 वर्ष का। इन लोगों ने मिल करके इसको जीता और 1553 से 1556 तक ये फिर शासन करता है। 1556 में क्या होता है, ये एक दिन लाइब्रेरी अपनी पुस्तकालय दिल्ली में चढ़ रहा था, इसके पैर लड़खड़ा गए और ये सीढ़ी लुढ़कता हुआ आया और ख़त्म हो गया। एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं लेन पूल ने कहा हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। किसी ने कहा वो बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी जो दयालुता थी वो बहुत सुंदर थी, निर्मम नहीं था, लेकिन वो अपने को स्थापित नहीं कर पाया, एक अच्छा शासक नहीं बन पाया। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। ज्योतिष में विश्वास करने के कारण रविवार को पीले कपड़े पहनता था, सोमवार को सफ़ेद और शनिवार को काले वस्त्र धारण करता था। ये भी इसके विषय में तथ्य है। हुमायूं को बाद में जो अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने, आप पढ़ेंगे आगे, अबुल फजल ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी अकबरनामा में उसने इनको इंसान एक कामिल कहकर पुकारा है। किसको? हुमायूं को। हुमायूं के लिए है। हुमायूं का नाम भी याद रखिएगा, पूरा नाम कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, नासिरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं का नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद। इंसान कामिल के बाद स्वर्ण मुद्रा इसने चलाई थी, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हुमायूं ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कराया। हुमायूं का मकबरा जो है वो उसकी पत्नी थी हाजी बेगम ने, मिर्जा गियास इसका वास्तुकार था, जो स्थापत्यकार था जिसने मकबरा बनवाया। और हुमायूं का मकबरा आप दिल्ली कभी जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ताजमहल का पूर्वगामी है। बहुत शानदार मकबरा है। जो मकबरे की परिकल्पना की गई है वो अपने आप में अद्भुत है। और हुमायूं के मकबरे में अब तो बहुत सारे मुग़ल शहजादों को दफनाया गया है। जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक बाद में शहजादा है आपका औरंगजेब का भाई दारा शिकोह, वो भी वहीं पर दफनाया गया है।
तो ये सब मकबरा है उसका और देखने लायक स्थापत्य है उसका, हुमायूं के मकबरे का। इतनी बातें आपको हुमायूं के विषय में पता होनी चाहिए। अगर इतनी बातें पता रहेंगी तो हुमायूं से अगर प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप उसको टिक कर ले जाएंगे। और अब हम लोग आते हैं हुमायूं के बाद किसके पास पहुंचते हैं, शेरशाह सूरी के पास। अब इसलिए इसको मिटा देते हैं जिससे आपको शेरशाह सूरी ही दिखे, क्योंकि अब शेरशाह सूरी के विषय में आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का समय आप देख रहे हैं कितना लिखा है, 1540 से 1545। बहुत छोटा सा शासन है इसका। लेकिन मैंने कहा ना, KR कानूनगो साहब एक इतिहासकार हुए, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, कालिका रंजन कानूनगो। श्री कालिका रंजन कानूनगो ने शेरशाह पे बहुत सारा काम किया और शेरशाह के विषय में बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। और बताते हैं शेरशाह बहुत मेहनती था, 24 घंटे में 16 से 18 घंटे परिश्रम करता था। आप विद्यार्थी हैं, आपको भी 16 से 18 घंटे परिश्रम करना चाहिए। एक भी मिनट आप अगर इधर उधर बर्बाद करते हैं तो आपके मस्तिष्क को क्लिक करना चाहिए कि हमारा ये 10 मिनट क्यों बर्बाद हो रहा है। इस तरह से शेरशाह बहुत परिश्रमी था। यही कारण है कि 5 साल के अंदर उसने एक ऐसी मिसाल कायम की जिस पर आज तक कुछ बातें चल रही हैं। जैसे इसकी लगान व्यवस्था भी हम पढ़ेंगे, ऐसी थी कि बाद में जो लगान व्यवस्था है शेरशाह की, अकबर उसी को फॉलो करता है, बाद में ब्रिटिशर्स उसी को फॉलो करते हैं। इसका जो रुपया चला था, ब्रिटिश रुपये का आधार शेरशाह का रुपया था। या जो इसने सराएँ बनाई थी, जो बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी हम लोग देखते हैं। शुरुआत करते हैं शेरशाह सूरी के विषय में। शेरशाह सूरी, समय 1540 से 45। बचपन का नाम फरीद, आपसे पूछा जा सकता है। पिताजी का नाम हसन, वो बंगाल की एक जागीर के जमींदार टाइप के थे, मतलब एक शासक थे, वो भी अच्छी पोस्ट रखते थे। और सौतेली माँ, दूसरी माँ आ गई थी तो ये भाग कर, एक आजिज़ आ गया, अपनी सौतेली माँ से परेशान हुआ, भाग करके आ गया और जौनपुर में शिक्षित हुआ और उच्च शिक्षित था। अगर पूछा जाए कि कोई दिल्ली में जो शासन कर रहे थे मुग़ल और सल्तनत के वो लोग, सबसे शिक्षित व्यक्ति कौन था, तो शेरशाह सूरी था, उच्च शिक्षित। बिहार के सूबेदार थे उसमें बहार खां लोहानी, इनकी सेवा में चला आया। एक बार कहीं शिकार खेलने गए थे तो इसने शेर को मारा। शेर को मारने के कारण ही इसको क्या उपाधि मिली, शेर खां की उपाधि दी उन्होंने। और तभी से क्या हो गया, ये शेरशाह सूरी हो गया। फिर थोड़े दिन के लिए बाबर की सेवा में आया। जो चंदेरी का युद्ध आपने बाबर के लिए लड़ा था, बाबर ने जो चंदेरी का युद्ध बाबर में हम लोगों ने पढ़ा था, तो चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर की तरफ से लड़ रहा था। और शायद ऐसा कहीं मैंने पढ़ा है कि बाबर ने ये कहा भी था, ये अफगान बहुत शातिर है, इससे बच कर रहना। ये हुमायूं से कहा होगा उन्होंने। और बाद में वही देखिए शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित करता है और देश से भगा देता है। बाबर की सेवा में चंदेरी के युद्ध में था। इसकी 2 उपाधियाँ फेमस हैं, एक तो हज़रत आला और एक सुल्तान उल अदल। एक तो हज़रत आला और एक सुल्तान उल अदल। फिर जो चुनार का किला घेरा डाला था इन्होंने, हुमायूं ने, एक बार आपको याद होगा, उस चुनार के किले का जो सूबेदार था उसकी पत्नी का नाम लाड मलिका था। और चुनार के किले में माना जाता था बहुत मजबूत घेरा था, कोई पराजित नहीं कर सकता था और धन बहुत था वहाँ पर। तो शेरशाह सूरी ने लाड मलिका से विवाह कर लिया और चुनार के किले से जो बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था उस पर इसका अधिकार हो गया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ से एन प्रकार साम दाम दंड भेद से शेरशाह सूरी ने अपने को स्थापित कर लिया था दिल्ली में। फिर इसने कन्नौज का युद्ध लड़ा, वही जो बिलग्राम का युद्ध था। उस युद्ध के बाद इसने कन्नौज का नाम रखा था शेरसूर नगर, शेरसूर नगर। एक इसने रोहतासगढ़ का किला भी बसाया था। रोहतासगढ़ का किला अभी हम किलों में पढ़ लेंगे आगे, बिहार में था। रोहतास एक्चुअली हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र हुए एक, उनके पुत्र का नाम था रोहतास। तो रोहतासगढ़ का किला उन्हीं के नाम पर कहलाता है। बंगाल को इसने 19 सरकारों में बांट दिया, एक नई व्यवस्था। अब तक क्या होता था, बंगाल हमेशा से दिल्ली के खिलाफ सर उठाता था। इसने क्या किया, बंगाल को 19 भागों में बांटा। सरकार मतलब आज का आप जिला समझ लीजिए। इसने बंगाल को 19 टुकड़ों में बांटा तो 19 सरकार हो गई। और काजी फजीलात जो थे ये इसके हेड बनाए गए। इनका उपाधि का नाम था अमीर ए बंगला। तो पहली बार अमीर ए बंगला कौन बना, काजी फजीलात बने। और बंगाल को इसने 19 सरकारों में बांटा था। ये शेरशाह सूरी का एक नवीन काम था। फिर एक इसके ऊपर आरोप लगा, रायसीन के किले के रायसीन के राजा थे पूरनमल। इसने पूरनमल से समझौता किया कि अगर आप सरेंडर कर देंगे तो मैं आपकी जान भी बख्श दूंगा, आपका राज्य वापस कर दूंगा। इस तरह से इसने बात की। लेकिन जब पूरनमल ने इसकी बात का विश्वास करके इसके खेमे में आए शेरशाह सूरी के, तो पूरनमल की इसने क्या कर दी, हत्या करवा दी। और ये हत्या इसके ऊपर एक कलंक है शेरशाह सूरी पर एकमात्र, कि रायसीन के शासक पूरनमल की हत्या करवा दी। और ये इतना बड़ा कलंक था
कि इसका जो अपना पुत्र था कुतुब खां, उसको नहीं सूट किया, उसने आत्महत्या कर ली। इसी अपमान में अपमानित होकर के अपने को स्वयं में अपमानित महसूस किया और कुतुब खां ने आत्महत्या कर ली। मारवाड़ के युद्ध में इसने जैता व कुप्पा, एक दो मारवाड़ के सैनिक थे, बहुत वीर थे, ये इतना मजबूती से लड़े इसके खिलाफ कि मारवाड़ के युद्ध में जब ये युद्ध कर रहा था, मारवाड़ यानी जोधपुर का एरिया राजस्थान में, ये मारवाड़ गया। मारवाड़ में बहुत कुछ होता नहीं है, बाजरा होता है प्रॉपर। तो इसने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने अपना पूरा सैनिक और सब कुछ गंवा बैठे थे हम। ये जत्ता कुप्पा अच्छे से लड़े और मारवाड़ में इसको यानी कि लोहे के चने चबाने पड़े, इसलिए ये बात इसको बोलनी पड़ी। फिर इसने एक बुंदेलखंड कालिंजर का युद्ध लड़ा 1545 में। उसी युद्ध में जब ये उक्का एक अस्त्र चलाया जाता था, चला कर फेंक कर मारा जाता था, उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चला रहा था, तो वो उक्का नामक आग्नेय अस्त्र किले तक गया और किले से वापस लौटा, या उछल बारूद था, उछला और बारूद के ढेर पे गिरा आके जहाँ पर ये था, और उसी में इसकी मृत्यु हो गई। यानी उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते समय कालिंजर के युद्ध में 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु, पहले घायल होता है और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। ये इतनी बातें इसके जीवन में हैं, कुछ आप जब पढ़ेंगे किसी बेस बुक से तो और अच्छी बातें निकल कर आएंगी। इसके बाद थोड़ा सा इसके विषय में और आपको जानने की ज़रूरत है। इसने जो अपने साम्राज्य का शासन स्थापित किया, एक तो सिकदार ए सिकदारा, ये सैनिक जो इनके थे, सैनिक वर्ग था, इसके अधिकारी का नाम क्या था? जैसे आजकल कह लीजिए आप एसपी है, लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालता है? डीएम भी है, हालांकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन न्याय की तरफ आप जाएंगे तो जज है, न्यायपालिका है अपनी। लॉ एंड ऑर्डर एसपी डीएम मिल करके संभालते हैं। तो सैनिक व्यवस्था जो थी, लॉ एंड ऑर्डर, वो सिकदार ए सिकदारा, ये इसका एक सैनिक अधिकारी था। और जो न्याय का अधिकारी था उसका नाम था मुंसिफ ए मुंसिफाना। इसने ये दो अलग अलग अधिकारी बनाए जो इसमें काम करते थे। ये न्याय कब करता था? बैठ करके बुधवार के दिन करता था। पूछा जा सकता है शेरशाह सूरी किस दिन न्याय करता था? शेरशाह सूरी बुधवार के दिन न्याय करता था। फिर इसकी जो और महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, इसने लगान व्यवस्था को मजबूत किया दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली में, कि लगान कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वसूला जा सकता है। तो इसने पहली बात तो भूमि का बंटवारा कराया, मध्यम, अच्छी, खराब, इस तरह से। फिर उस भूमि के बंटवारे के बाद इसने लगान तय कर दिया कि आपसे इतना लगान लिया जाएगा, आपसे इतना लगान लिया जाएगा। जरीबाना यानी कि नापने का शुल्क अलग लिया जाएगा। मुहसिलाना, जरीबाना, ये दो शुल्क लिए जाते थे इनसे। और किसान के साथ पट्टा कर लिया जाता था। आज भी पट्टा किया जाता है गांव में, आपने अगर कभी सुना हो, ग्राम पंचायत की जगह का पट्टा करवा लिया उन्होंने। तो पट्टा एवं कबूलियत ये किसान से ले ली जाती थी कि आपके पास इतनी ज़मीन है, कबूलियत आप इतना लगान देंगे। और लगान लगाते समय नरम रहता था, लेकिन लगान की वसूली के समय ये कठोर रहता था। जरीबाना और मुहसिलाना दो शुल्क लिए जाते थे लगान के मामले में। जब्ती व्यवस्था, न्याय हो ही गया आपका। इसके बाद इसकी मुद्रा व्यवस्था पे हम आएंगे। मुद्रा व्यवस्था में इसने महत्वपूर्ण काम किया। एक तो इसने अपने साम्राज्य में 23 टकसालें स्थापित की। पहले भी रही होंगी टकसालें, पहले से दिल्ली सल्तनत के भी सुल्तान अपनी टकसालें बनवाए हुए थे। 23 टकसालें मिलती हैं जिनका नाम मिलता है। और 64:1 में तांबा और चांदी, 64:1 में जो इसका रुपया था उसमें तांबा और चांदी का जो अनुपात उस समय विनिमय की दर थी वो क्या चल रही थी? 64:1, 64:1, 64:1। फिर इसका जो रुपया था उसकी भार कितना था? 180 ग्रेन, 180 ग्रेन का था। ब्रिटिश प्रणाली का यह आधार बनता है। दूसरा, इसने जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया था वो सड़कें और सरायों का निर्माण था। अद्भुत काम था बिल्कुल। इससे साम्राज्य, कोई कानूनगो साहब भी लिखते हैं कोई कि इसकी सराएं और सड़कें, लगता था साम्राज्य में रक्त की धमनियां हों, रक्त ला रही, रक्त ले जा रही हैं। यानी आवागमन का साधन बहुत तेज हो गया था। इसको सूचना मिलने में देर नहीं लगती थी, सूचना बहुत तेजी से इसके पास आती थी सारी। तो इसने सड़कें और सरायों का खूब निर्माण कराया। यहाँ तक कि 1700 सराय का निर्माण कराया। सराय में एक तो हिंदू मुस्लिम रहने की व्यवस्था होती थी, व्यापारियों को लाभ रहता था, कुछ पुलिस वाले वहाँ पर रहते थे, सैनिक रहते थे जिससे कि सुरक्षा रहती थी। दूसरे, डाक लाने में घोड़ा वहाँ खड़ा रहता था, पिछला घोड़ा उसको डाक देता था, अगला घोड़ा फिर दौड़ लेता था, डाक की आसानी थी। तो इसकी सराएं आपस में राज्य को जोड़े हुए थी। और 4 बड़ी सड़कों का इसने निर्माण कराया। इन्हीं में से एक सोनार गाँव से अटक है, जो आजकल ग्रांड ट्रंक रोड, जो बाद में बनेगी, आप ब्रिटिशर्स में पढ़ेंगे जब किसी गवर्नर जनरल को जो ग्रांड ट्रंक रोड नाम देगा उसका, हम लोग आगे पढ़ेंगे। सोनार गाँव से यानी बंगाल से उधर अटक तक के जाती है, ठीक है। इसके बाद इसका मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है इमारतों में, सासाराम का मकबरा। सासाराम एक्चुअली क्या है? परशुराम, सहस्रबाहु और परशुराम का मिलकर के नाम है ये। सासाराम का मकबरा बहुत सुंदर माना जाता है। कनिंघम में एक इतिहासकार हुए, उन्होंने कहा यह ताजमहल से भी सुंदर था। सासाराम यानी परशुराम और सहस्रबाहु को मिलाकर इस नाम को जोड़ा गया है सासाराम। कनिंघम ताजमहल कहा है। किला ए कुहना नामक एक मस्जिद इसने दिल्ली में बनवाई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी।
इस्लाम शाह इसका उत्तराधिकारी होता है 1545 में। जब इसकी मृत्यु हुई तो इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा। 1545 से 1553 तक वो रहता है और 1553 में इसकी इस्लाम शाह की मृत्यु होती है। ये आप इतना समझ लीजिए इन चीज़ों को कि इस्लाम शाह कुछ आपको अपने मन से जो इसके शासक हैं 45 से 53, इसके विषय में कुछ जानकारी खुद कलेक्ट करनी पड़ेगी शेरशाह सूरी के विषय में। शेरशाह सूरी के बाद हम लोग जब अगला लेक्चर करेंगे तो करेंगे अगला लेक्चर हम लोग अकबर का। और अकबर एक महत्वपूर्ण शासक है आपके लिए, हमेशा परीक्षा में अकबर से कुछ ना कुछ प्रश्न आते ही हैं और शेरशाह सूरी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इनको आप नोट्स बनाते रहिए जिससे कि परीक्षा में भूल ले ना पाए तथ्य। मैं आगे क्वेश्चन एयर भी अब डालूंगा जल्दी ही, आप अपने को चेक कर सकते हैं उससे। और इसके बाद कल हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे तो अकबर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।